नमस्कार रेणु जी, कैसे हैं आप? नमस्ते धर्मेंद्र जी, मैं ठीक हूँ। पता है, आपको देख के मैं ना 20 साल पीछे चला गया, कैसे? क्योंकि आपका गांव है सिवा जी। और मैं 20 साल पहले सिवा में रहता था। जब दैनिक अच्छा। जागरण में नौकरी करते थे हाँ जी, हाँ तो जी। गढ़ी और सिवा बहुत मिले हुए गांव हैं। जी। तो सिवा मेरा बहुत देखा हुआ गांव है हाँ। और मैंने वो गांव एक गांव से शहर बनते हुए भी देखा है। जी। और ये जो आपका पुल है, ये जब इसका पहला जब पिलर पड़ा था तो मैं जी, उसको जी। खड़ा होकर वहाँ देख रहा था, अच्छा। पिलर का। तो आप अच्छा। सोशल मीडिया पे काफ़ी, ट्विटर पे आपके बहुत अच्छे ट्वीट्स होते हैं जी। और आपको जो मैं जानता हूँ वो जानता हूँ शहीद भगत सिंह फाउंडेशन की वजह से। जी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी अपने बारे में बताइए कि रेणुका दयान एक्चुअली में है कौन। देखिए, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही है, लेकिन मैं फिर से एक आम गाँव में, गाँव का आपने बताया, गाँव में आम किसान के घर पैदा हुई जी। लड़की मैं हूँ। और मेरी तो हाई स्कूल तक मेरी शिक्षा भी गाँव के ही सरकारी कन्या स्कूल में हुई। अच्छा। जी। हम्म। और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई पढ़ने के लिए और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ स्टॉक ब्रोकिंग में। अच्छा। और मैंने अपना करियर स्टॉक ब्रोकिंग में ही स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं भी, सिंगापुर में काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं सिंगापुर चली गई थी क्योंकि फाइनेंशियल्स के लिए अब अभी भी सिंगापुर को हब माना जाता है, जी। बैंकिंग में हो, फाइनेंशियल्स किसी भी चीज़ में। तो फिर वहाँ मैंने 4-5 साल काम किया और वहाँ काम करते करते फिर कुछ साल पहले हमने अपनी कंपनी शुरू की। और अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बाद आज 6 कंट्रीज़ में, इंडिया में तो है ही, और 6 कंट्रीज़ में हमारी कंपनी काम काम है कर आपका। रही है। जी। तो ये तो हमारे काम के बारे में थे। अब मैं भगत सिंह फाउंडेशन मेरी संस्था है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ आपको। ये संस्था वैसे 2007 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उस समय तो खैर हम स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन एक क्योंकि गांव में बिल्कुल आम साधारण घर से बाहर निकले गए, और आप भी जाते होंगे तो कई बार एक बड़े शहरों में एक किसी न किसी तरीके का, मुझे लगता हम सब ने किसी न किसी स्वरूप में सब ने देखा होगा एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो हमारी ईटिंग हैबिट्स को लेके हो, चाहे हमारी वो बोलने के तरीके को हो, जी। या मोस्टली हमारे एक्सपोजर को लेके भी होता है। और स्पेशली मैं तो बिल्कुल ही, मेरा जो गांव का घर और मेरा गांव का जो स्कूल है बिल्कुल एक अगली ही गली में था। अच्छा। मुझे तो उस गली से लेके घर तक कोई दूसरी गली भी नहीं पता उधर से थी। गए उधर घुस उधर गए। चले गए बस, उसके अलावा और कोई गली ही नहीं पता, क्योंकि सारे परिवार के घर भी उसी गली में हमारे थे। लेकिन सडनली फिर आप जब एक छोटे से मतलब गांव से निकल के और बिल्कुल बेर मिनिमम एक्सपोजर के साथ बड़े शहर में जाते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे उसमें विश्वविद्यालय में जाते हो, तो आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने फेस किया होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ आपको ले जाती रहती है वो होता है आपकी एक ज़ील, कुछ करने की इच्छा, कि करना है, अपना करियर बनाना है, करना है। वही इच्छा लिए, वही चीज़ें लिए, सपने लिए हम भी पहुंच गए थे दिल्ली में, और वहीं से अपना वहाँ से संघर्ष, सिंगापुर पहुँचे, वहाँ से सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर से फिर अपनी कंपनी को अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और मैं अपनी कंपनी का भी आपको बता दूँ, 2025 तक 20 कंट्रीज़ में हमारी कंपनी ऑपरेशनल उसमें आ जाएगी, हमारा टारगेट है उसका। लेकिन कमिंग बैक टू भगत सिंह फाउंडेशन, एक जो हमेशा एक गैप मैंने महसूस किया अपने जीवन में, और जब एक बड़ा एक्सपोजर जब मिला उसमें, जी। तो वो यही था कि एक अगर सही गाइडेंस मिल जाए या थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो बिल्कुल आम बच्चा भी या आम एक अभ्यर्थी भी कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में। तो हमारे ग्रुप में ही हम सब ने मिलकर भगत सिंह फाउंडेशन को मैंने पता बनाया था, और उसमें हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा ज़्यादा काम मैं ये कह सकती हूँ एक्टिवली हमने 2000 निर्भया वाले केस के बाद से हमने इस काम को, मैं कह सकती हूँ, ज़्यादा अपने अपने लेवल पे, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, लड़कियों को लेके हो, स्लम बच्चे हों, अलग अलग अपने रूप में हमने काम करना स्टार्ट इस पे कर दिया। तो दिल्ली में और यहाँ पे हम इसमें काम कर रहे थे। फिर हम सिंगापुर चले गए, और फिर अपने जो और भी जिन लोगों ने स्टार्ट किया था सब अपने अपने करके संभाल रहे थे, करते गए। तो वापस कोविड के बाद मेरे पूरी ये
लगभग 15 साल बाद, धर्मेंद्र जी, मैं एक आपको बड़ा छोटा सा किस्सा बताती हूँ। 12वीं क्लास के बाद मैं जब से दिल्ली चली गई थी और जब वापस आई तो मतलब मुझे 15 साल बाद अपने गांव में 3 महीने रहने का मौका मिला। अच्छा, क्योंकि कोविड के टाइम पे कोविड में सब लोग गांव में लौट आए थे उस ना? समय आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल, और वहाँ दिल्ली में हम पे कोई हाउस हेल्प नहीं थी और बहुत सारे रीज़न थे, तो कि गाँव में आके फिर मैं मम्मी के पास अपने रुक जाती हूँ। तो यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी कि जो बच्चे कभी मतलब मैंने गोदी में मेरे खेले थे, तो वो नशे में उनका इतना बुरा हाल है कि वो लेटे पड़े हैं, मतलब उनको उठा उठा के लेके आ रहे हैं। तो मैंने अपने गांव की प्रॉब्लम्स को, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स में और मतलब गंभीर रुचि लेते हुए फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस चीज़ें हो रही हैं और इस पे अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके और एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा जी। तो फिर अपने उसमें सारे संस्था का मैं बता रही थी, तो उन सब ने मुख्य काम की जिम्मेदारी इस पे मेरे ऊपर डाली और इसको लीड करते हुए मैंने हरियाणा में इसका हमने काम करना स्टार्ट किया और काम करते करते आज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम है और लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। जो ज़िले सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं युवाओं के मुद्दों को लेके, नशे के मुद्दों को लेके या चीज़ों को लेके, उसमें हमारी टीम काम कर रही है। और यही मेरा उद्देश्य था कि अपने उसमें कि एक मौका, एक सहायता या एक गाइडेंस अगर मैं प्रोवाइड करा पाऊँ कि जहाँ मुझे एक मौका मिल गया एक आम घर के एक आम बच्ची को निकल के बाहर जाके कुछ करने का और अपने पैरों पे खड़े होने का, तो कहीं ना कहीं मेरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी एक तरीके से बन जाती है कि मैं भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। तो बस वही प्रयास है। देखो रेणु जी, जैसे आपका गांव है जी सबसे पहले हम अपने गांव की तरफ नज़र डालते हैं जी तो हमारे गांव वो गांव ही नहीं रहे जो पहले होते थे। जी अब ये सेमी अर्बन हो चुके हैं और आपके चूँकि पानीपत में आप रहती हैं तो यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटेड लोग भी रहते हैं, तो कल्चर भी मिक्स हो गए हैं और ऐसे मिक्स कल्चर में प्रॉब्लम थोड़ी अलग तरह की फेस होती हैं। तो जब आप यहाँ पे अपना फाउंडेशन का काम करते हो तो क्या आपने हर वर्ग के साथ ये कनेक्ट करके देखा कि प्रॉब्लम लगभग सबकी साझी है? देखिए, ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स तो सबकी साझी ही है और कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए जैसे कि आप बता रहे थे, स्पेशली जो गांव यहाँ पे पानीपत के जीटी रोड के पास हैं, उनकी प्रॉब्लम और जो गांव थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंतर है उन गाँव की प्रॉब्लम्स पे। जैसे कि मैं एक अपने गांव की ही प्रॉब्लम का अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, वही आप माइग्रेंट्स की बात बता रहे थे, तो एक कहीं ना एक ट्रेसेबिलिटी और एक सिक्योरिटी इशू भी कहीं ना कहीं अब गांव में वो रहता है। क्योंकि अगर आज आप जाएंगे और किसी से भी पूछें कि गांव में एग्जैक्ट कितने लोग रहते हैं एंड उसमें गांव के स्थायी निवासी कितने हैं और बाहर के लोग कितने हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गांव वालों को तो फिर भी पता है, लेकिन बाहर के कितने लोग आए, कितने और उनको गए, भी नहीं और पता बेचारों को कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ से बिल्कुल। संपर्क करना है, किसके कहाँ से पास जाना संपर्क करना है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि मोस्टली लेबर ही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे ये लोग काम करते हैं और मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ की प्रॉब्लम्स सफाई को लेके हो जाती हैं, ओवर पॉपुलेटेड हैं चीज़ें, और लाइक अगर आप अभी 5-6 बजे गांव के वहाँ से जाएंगे तो आप गांव में एंटर नहीं कर सकते हो। मुख्य जो 2-3 रोड्स हैं वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा। और इतना बाजार बन गया हुआ है, बाजार भी बन गया है और इतना हाईली अनऑर्गेनाइज है, बहुत अनऑर्गेनाइज है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरीके के। अच्छा, मेनली जब आपने वर्किंग चूँकि आप अपने गांव और पानीपत में कर रही हैं तो मेनली इश्यूज क्या क्या हैं यहाँ पे? इश्यूज अगर मैं इन जनरल एक पानीपत का अगर इशू मैं बताती हूँ, देखिए पानीपत को अधिकार सब राजनेताओं ने जमाया है इस शहर पे। पानीपत वो शहर है अपनाया किसी ने नहीं है, वो जो इनको कमा के देता है। देखो बहुत अच्छा टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ के चाहे वो अब जनता हो, चाहे वो इंडस्ट्री चलाने वाले ओनर्स हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास एक्स्ट्रा या स्पेशल अटेंशन इनको नहीं मिलती। मैं पीछे आया था, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है यहाँ पे जी, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मुझे रोड पे इतने गड्ढे मिले, मैं को हैरान हो गया। उनका जो डिस्ट्रिक्ट जितना टैक्स रेवेन्यू इनको दे रहा है
उसके मुकाबले में सुविधाएं तो यहाँ जीरो हैं। ज़ीरो है बिल्कुल। देखिए एक और चीज़ है जब नेता दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो वो उन्होंने फ्लाईओवर लिया और फ्लाईओवर के ऊपर से ही टोल से वो ऊपर चले गए क्योंकि उनको पानीपत नहीं दिख रहा, चंडीगढ़ दिख रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही जब कोई अगर चंडीगढ़ से गया तो उनकी नज़र दिल्ली पे होती है। दिल्ली पे होती है। तो शहर पे, अब शहर से तो रास्ता ही नहीं रहा कोई। शहर के रास्ते वो ऊपर फ्लाईओवर से, शहर तो सिर्फ एक टोल भरने के लिए, बस टोल भरने के लिए वो तो ऊपर से ही चले जाते। शहर के नीचे क्या है, शहर में प्रॉब्लम्स क्या है। अब पानीपत तो आप तो पानीपत में रहे हैं, दो चीज़ों की वजह से ही शहर जाना जाता है, यहाँ का जाम और यहाँ के मच्छर। अच्छा उसमें बड़े बड़े मच्छर अभी भी है, अभी भी है। और गड्ढों की तो आप बता रहे थे, और गड्ढे देखो ये मैं जैसा कि आपको बता रही थी, ये शहर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट हाईली कंट्रीब्यूट करता है टैक्स में, लेकिन उतना गवर्नमेंट की तरफ से इस शहर को नहीं मिला। ये भी एक बात है। ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब इस शहर को सुविधाएं देने की कोशिश हुई नहीं, चाहे वो आपका। अच्छा ये पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी लगभग मिक्सअप सी हो गए होंगे। हाँ मिक्सअप हैं ये दोनों। देखिए अगर मैं आप ग्रामीण की अगर बात कर रहे थे, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी ले लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूंसी के मोस्टली गांव टोल के उस साइड हैं, कुछ अच्छा। इस पार है और बीच में शहर है। अच्छा ये भी एक अनऑर्गेनाइज या पता नहीं जियोग्राफिकली बड़ी डिफिकल्ट। कुछ गांव इस पार भी हैं, इस पार भी हैं और उस पार भी हैं और डार साइड भी हैं और बीच में शहर है। बीच में शहर है। अच्छा एक चीज़ और है, हो सकता है मैं ही इसको इस तरीके से देखती हूँ। देखो शहर है पानीपत, हमें तो मतलब एक टोल की भी किलेबंदी कर रखी है ताकि शहर का आदमी कहीं जा ना पाए। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे उधर टोल, आप रोहतक जाते हैं तो वहाँ टोल, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो करनाल वाला टोल, अगर आप यहाँ से यूपी की तरफ जाएंगे वहाँ टोल। तो चारों तरफ से इस शहर की तो निकलता है, टोल दे के निकलता है। हाँ मतलब टोल से पूरी किलेबंदी हमारी है, और सुविधाओं के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है नहीं। पानीपत में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है ना, कुछ खास नहीं बदला, क्योंकि ध्यान वही जो मैं आपको कह रही थी कि इस शहर ने दिया तो बहुत कुछ नेताओं को, हर अपने विकास का नेता तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं यहाँ पे। पर इस मुझे समझ सा आया भी नहीं, इसका रीज़न मैं सही बताऊँ मुझे भी नहीं समझ में आया कि इस शहर को क्यों नहीं अपनाया किसी ने, क्यों नहीं। देखिए इतना बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक कॉलेज बना है वो भी हुड्डा साहब ने कभी अपने टाइम पे बनाया था, चालू अभी वो बस एक कॉलेज है सरकारी, और कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। जबकि जीटी रोड का मेन मुख्य शहरों में से पानीपत एक है। बिल्कुल है। तो ये इस तरीके की इंडस्ट्री भी मेरे ख्याल से जैसे अचार की इंडस्ट्री होती थी, पर अब उसका उतना नाम नहीं दिखता शायद। हैंडलूम ने उसको ज़्यादा कवर कर लिया है। हैंडलूम में तो खूब चल रहा है नाम। हाँ हैंडलूम में, पर हैंडलूम इंडस्ट्री की अपनी दिक्कतें हैं। देखो ये मेरा तो मानना ये भी है कि देखिए यहाँ की इंडस्ट्री की दिक्कतों को निपटने के लिए अलग से नीति, अलग से एक आयोग या अलग से एक डिपार्टमेंट ही अलग हो। यस होने चाहिए वो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पानीपत सबसे बड़ी मतलब हैंडलूम में तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट है आपकी जो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करा रही है नेशनल वाइड। इवन बाहर कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए, ताकि चाहे वो इंडस्ट्री ओनर्स हो, चाहे उसमें काम करने वाले लोग हों, या मेरे जैसे आम व्यक्ति हों यहाँ रहने वाले, सबको अपने अपने वे में स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जैसे पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी पिछले साल ही गांव में एक इशू भी हो गया था जिसमें टकराव हो गया डीसी और स्थानीय कुछ लीडर्स का भी, बिकॉज गांव में अब मतलब शहर का कूड़ा अब गांव में डंप करने का एक वो उस समय इशू था कि अब डंप यार्ड भी आप गांव में ही बनाएंगे। तो कितनी बड़ी कूड़े के साथ दिक्कत ये है कि कूड़ा बिखराते तो सारे हैं, उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं। स्वीकार करने वाला हमारा नहीं है, कोई नहीं स्वीकार करता। हर आप किसी भी गांव में डालो उसी वही गांव कहेगा नहीं मैं हमारे हम शहर का कूड़ा क्यों ले। बिल्कुल। और वाजिब बात है क्यों ले हम शहर का कूड़ा क्यों ले। अब ये भी यहाँ पे तो सबसे पहले हरियाणा में ऑफकोर्स गुड़गांव के बाद या फरीदाबाद के बाद में सबसे पहले मेरा ये रहता है कि यहाँ कम से कम कुछ ऐसा तो बने जो यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट मतलब बहुत मुख्य प्रायोरिटीज़ में से वो एक होना चाहिए। उससे सफाई भी होगी और दूसरा पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। आपको बहुत लोगों को पता होगा जो यहाँ रहते हैं, उनको तो पता ही है, बाहर वालों को मैं बता दूँ, पानीपत दिल्ली से कम नहीं है पोल्यूशन के मामले में, इतना पोल्यूशन होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल।
तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम। अच्छा रेणु जी, एक तो वो रेणु थी जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के अपना बिजनेस को 6 कंट्रीज में लेके गई और 20 कंट्रीज में ले जाने वाली है। एक रेणु वो रेणु है जो ये सोचती है कि मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको कुछ ठीक करेंगे, उन पे कुछ बदलाव लाएंगे, तो इसका एकमात्र रास्ता है पॉलिटिक्स, जो मुझे लगता है कि अब आपने चूज किया है कि आप पॉलिटिक्स में जा रही हैं या आप पॉलिटिक्स को देखेंगी आप सीरियसली। तो आपकी आइडियोलॉजी किससे मैच खाती है? देखिए, आइडियोलॉजी से भी पहले मैं आपके पहले सवाल का एक उत्तर दे दूं। आप, हम या कोई भी एक साधारण व्यक्ति एक आम जिंदगी ही जी रहे होते हैं सब। हमें अपने अपने हिस्से के संघर्ष करने होते हैं। संघर्ष करते करते आप कहाँ पहुँचे, और एक उम्र के साथ, एक एक्सपोजर के साथ, और जैसे जैसे आपको एजुकेशन मिलती गई, आपने अपने उस एक्सपोजर का, एजुकेशन का कहाँ कन्वर्ट किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझती हूँ कि होते हुए, जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मैंने अपने यहाँ जब मैं रही थी तो वो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स में से मैं एक कह सकती हूँ। जैसे कि एक निर्भया वाला मेरे जीवन में बहुत, मुझे मेरे दिल में है वो। शायद आपने अपनी ज़िंदगी का पहला आंदोलन देखा भी था और जिसका हम हिस्सा भी रहे। दूसरा, मैं कि हरियाणा में क्यों, मैं ये कह सकती हूँ कि वो इंसिडेंट की बहुत छोटा 17-18 साल का बच्चा बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ। तो ये चीज़ें कहीं ना फिर होता है कि सब कुछ अच्छा है, आपने किया। मैं अपने करियर से बड़ा संतुष्ट हूँ, कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया और सफलताएं भी हासिल हुई, और आगे भी उसमें समय देना है, काम करना है। उसके साथ साथ ये लगता है कि फिर एक अपने बारे में ही सोचना, अपना ही सब कुछ करते जाना तो जीवन नहीं है कहीं ना कहीं। और ये तो मुझे बहुत अर्ली एज से ही एक इस जिम्मेदारी का एहसास था कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है ज़िंदगी में। उसी को देखते ही इस संस्था की मैंने शुरुआत की थी, और इस संस्था में काम करते करते पिछले 3 साल से तो मैं इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ। हर एक वर्ग के पास जाना, महिलाओं के पास, युवाओं के पास। युवाओं का क्या हाल है प्रदेश में आज के टाइम, अगर यहाँ पे रोज़गार होता, क्या काम था हमारी गवर्नमेंट का, जो अभी गवर्नमेंट है प्रदेश में 10 साल से, उसका क्या काम था? एक लीडर अभी का मैं काम। आज सुन रहा था अमित शाह जी को, वो कह रहे थे कि अगर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है तो भारत माता की जय का नारा जोर से लगाइए, और तीसरी बार सरकार आएगी तो हम हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि 10 साल जो थे, क्या 10 साल का समय कम होता है नंबर 1 बनाने के लिए हरियाणा को? तो एक्चुअली पॉलिटिक्स में समस्याओं को डिले किया जाता है। देखिए धर्मेंद्र जी, एक चीज़ है इसमें, विजन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि आप करोगे क्या? विधायक तो 90 चुने जाते हैं, बिल्कुल 90 में से 50 तो बेचारे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता करना क्या है। तो साल 2 साल तक तो उनको ये नहीं पता चलता करना क्या है। 2 साल बीतने के बाद जब उनको पता लगता है करना क्या है, तो उनकी फाइलें बेचारों की दफ्तरों में घूमती रहती हैं। वो 4 साल बीत जाते हैं, तो तब एक आध कुछ काम करवा पाते हैं, इतने में चुनाव आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ हो रहा है, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की आ गई, तो केंद्र नेतृत्व का क्या काम था? हरियाणा जैसी स्टेट के मुद्दे बिजली पानी के नहीं थे धर्मेंद्र जी। 10 साल पहले भी हमारे यहाँ राजनेताओं ने अच्छा काम किया है, मैं सबको ही क्रेडिट देती हूँ, जितना जिसने काम किया हो, कि हमारे यहाँ बिजली पानी के मुद्दे ख़त्म हो गए थे। हाँ, ख़त्म हो बहुत वर्षों पहले। तो यहाँ के मुद्दे उसके बाद से शुरू होते हैं, और आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो हैं तो यहाँ के लेकिन बाहरी ही हैं, वो भेज दिया जिनको पता ही नहीं यहाँ की मूल समस्याएं क्या है। अब तो सांसद भी हैं, अब तो सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट, उस हाउसिंग से वो बहुत कुछ कर सकते हैं चाहे तो। पर उनकी चाहत होती तो 10 साल में भी बहुत कुछ कर सकते थे। और इस प्रदेश को तो नंबर 1 पे तो था ही हरियाणा, और ऐसा आकर्षण का केंद्र था रोजगार के लिए कि सिर्फ हरियाणा के युवा ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए आके यहाँ गुड़गांव में साइबर सिटी दे रहा है लाखों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियाँ दे रहा है। तो कर सकते थे। मुख्यमंत्री जो थे हमारे, उनका क्या काम था? उनका काम एक विजन को देखने का ही था। देखो आज मुख्यमंत्री होते हुए वो ये नहीं देख पाए, या आगे भी कोई हो अगर वो ये नहीं देख सकता कि 10 साल बाद इस जगह की या 5 साल बाद इस जगह की ज़रूरतें क्या होंगी और दिक्कतें क्या होंगी, तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ उसके विजन में फिर कहीं कमी है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी वो चीज़ को नहीं देख पाए,
और उनकी, अब हम तो उनको एक असफल मुख्यमंत्री कह दें या कुछ कर दें, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया और उसकी जिम्मेदारी भी मुझे तो कोई लेते हुए भी नहीं दिखता। आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, योजनाएं लेके आ रही हैं और जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं। अभी भर्तियां भी आनंद फानन में बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए आतुर हैं। इश्यूज तो बहुत हैं, बेरोजगारी का बड़ा इशूज है हरियाणा में, बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। मैं देख रहा था, आप अमित शाह जी की रैली हो, मनोहर जलाल जी की हो, उसमें जो कमेंट्स होते हैं लाइव में वो भर्तियों को लेके ही होते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल होते हैं। देखो हमारे यहाँ तो देखो कल्चर था ही ये, भर्तियों को लेके, फौज में जाने का हो या यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए तैयारियाँ करने का हो, और भी बहुत सारे अवसरों का हो। लेकिन कुछ भी आपने देखो, एक चीज़ और होती है धर्मेश जी, आपने जैसे कोई चीज़ कि आज हमारे पास कोई चीज़ है, ये 100 है फॉर सपोज, कि बस इसके बाद हम नहीं करेंगे, तो कम से कम एक मैसेज चला जाता है कि भाई जो चीज़ जितनी थी वहाँ पूरी हो गई है, अब हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जो ये उम्मीद होती है ना, लारा देना अपने हरियाणा में बोलते हैं, लारा दे के रखने वाली बात होती है कि बच्चों की उम्र निकल गई है। हाँ, बच्चों की उम्र निकल गई है। कम से कम अगर उनको यही आप बोल देते कि भाई नहीं कर पाएंगे हम भर्ती, तो 5 साल में बच्चा कुछ और देख सकता था, किसी बिजनेस में जाता, किसी प्राइवेट नौकरी, कुछ भी करता, वो कुछ भी करता। 5 साल का समय बहुत होता है। हर एक दिन इस उम्मीद में कि आज मैंने तैयारी की है, कल को मेरे एग्ज़ाम की डेट आएगी, चलो एग्ज़ाम की डेट आई तो कभी वो कैंसिल हो गया, कभी वो आगे बढ़ गया, चलो एग्ज़ाम होगा तो फिर उसका रिज़ल्ट पोस्टपोन हो गया तो वो कैंसिल हो गया। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप पता, आप मे बी आप और हम नहीं समझ पाएंगे, फिर भी उन बच्चों का प्रेशर जो तैयारी, वो तो अलग एक बच्चे पे जब एक एग्ज़ाम जब वो दे रहा होता है तो इतना प्रेशर होता है उस पर, इस चीज़ का इतना प्रेशर होता है कि वो उस प्रेशर को नहीं ले पाता है। मतलब आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस पेन की, उस प्रेशर की, और किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और आज हाल ये है कि हजारों में, लाखों में पलायन चालू है यहाँ से, और पलायन तो चालू है ही। देखो ये भी होना ही था। आपके इस बेल्ट की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यहाँ के यूथ तो ऑलमोस्ट बाहर ही जा रहा है। यहाँ पे कई गांव तो मैं आपको बताती हूँ धर्मेंद्र जी, ऐसे हैं कि उस गांव में आपको जवान लड़का ही नहीं दिखेगा, कोई जवान बच्चे नहीं है, महिलाएं और बुजुर्ग दिखेंगे सिर्फ, सारे बच्चे बाहर चले गए। अच्छा, अब इसमें एक और नई प्रॉब्लम आई है कि बेचारे कुछ गैर कानूनी तरीक़ों का सहारा लेके बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि मजबूर हैं। दो मैं अप्रिशिएट नहीं करती उनको कि आप गैर कानूनी तरीके से जाइए, लेकिन मजबूर हैं, और मजबूरी में आदमी मेरे ख्याल से शायद सही गलत, कानूनी गैर कानूनी भी देखना भूल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। और डेथ्स रिसेंटली कितनी होनी स्टार्ट हो गई। वो झील में अभी करनाल के बच्चे थे, झील में डूब के मर गए। वो एक को कोई शेर या कोई जंगली जानवर ने वो कर दिया। अभी किसी ने फिरौती मांग ली, बताओ, वीडियो कॉल पे पकड़ लिया उन्होंने और वीडियो कॉल करके फिरौती मांग रहे हैं। परिवार का अपना 35 लाख रुपए में आपकी जो ज़मीन बेच के गए थे, वो अब 25 लाख रुपए की वहाँ उनको पकड़ा हुआ और फिरौती मांग रहे हैं। बहुत गरीब परिवार, कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? एक और परिवार है, उसको तो परिवार को तो मैं भी जानती थी, हमारे संगठन में किसी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, करनाल में ही है, हस्बैंड वाइफ और छोटा सा बच्चा है उनका, और ज़्यादा ज़मीन और कुछ घर परिवार भी उन पे नहीं था। एक छोटा सा घर था और जो भी उन पे था सब कुछ बेच के और जंगलों के रास्ते से मैक्सिको और उसमें वो जा रहे थे, छोटा सा बच्चा उनके साथ, और उन्होंने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उनको डिपोर्ट कर दिया। अब उनके सिर पे छत भी नहीं है, हो गया वो तो, जो बेच के ना वो तो बेच दिया, वो कुछ नहीं है अब उन पे। तो ये कहाँ के हालात कहाँ हो गए, और कोई मतलब आप किस मुंह से, मतलब ये सारी चीजें आपको मंत्री जी बोल देते हैं। अपना संगठन में काम करते हुए पता चली? बिल्कुल संगठन में काम करते हुए पता चली, संगठन में काम करते हुए पता लगी, राजनीति में थोड़ी सी रुचि लेते हुए पता लगी, और एक किसी भी सरकार की नीति, एक कोई भी नीति कितना फ़र्क डाल सकती है किसी के जीवन में और कितना उसका इम्पैक्ट रहता है, उसकी गंभीरता मैं सही बताऊं, सही मायनों में मुझे इन 3 साल में ही पता लगी कि एक गलत नीति या एक एक्सपेरिमेंटल नीति लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकती है, और कई बार तो ऐसे नुकसान कर सकती है जिनकी भरपाई भी कहीं ना कहीं फिर मुश्किल हो जाती है। राजनीति को आमतौर पे है ना, चाहे पत्रकार हों चाहे आप जैसे युवा हों, तो कहते हैं राजनीति ना कीचड़ है, लेकिन कोई तो कूदेगा इसमें।
अगर इसकी सफाई करनी तो इसको उतरना ही होगा इसमें। तो आमतौर पे जो विजन की बात करता है या फिर ये देखता है कि मुझे इस सिस्टम को बदलना है, तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप इस फील्ड में आओ। तो क्या आप अपकमिंग इलेक्शन में कुछ है आपकी योजनाएं? देखिए, राजनीति में मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है। सोच और स्वभाव से मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, ग्रामीण परिवेश की हूँ, और मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूँ, दुनिया की इतनी कंट्रीज़ में भी मैं गई हूँ, मेरा काम का घूमने का एक्सपोजर भी है, लेकिन मैं फिर भी खुद को एक ग्रामीण परिवेश की लड़की मानती हूँ। और मुझे लगता है मेरी वो पहचान मेरे जीवन काल में वही रही कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। और रही राजनीति की बात, इसमें आने की बात, तो उसको लेके तो देखिए, नियत मेरी है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिससे कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, और पूरा मेरा प्रयास है कि कुछ ना कुछ ऐसी नीतियों का हिस्सा बनूं जिसमें लोगों के बेटरमेंट में मैं सहायक हो सकूं। और मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपोजर और जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी फील्ड में, अब पूरी कोशिश है कि मैं सामाजिक जीवन में उसको एक्सपेरिमेंट करके एक बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ कर पाऊँ। अब तक तो मेरा यही प्रयास है। बढ़िया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं और इसको कुछ कर पाते हैं इसमें, तो ये आप पानीपत के लिए भी बढ़िया रहेगा। आप सबसे पहला दायित्व तो हमारा वहाँ बनता है जहाँ हम पैदा हुए हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने घर के प्रति हमारा दायित्व है, उसके बाद वही पहले घर, फिर गली, फिर मोहल्ला। अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। यस, चैरिटी बिगिन एट होम। बढ़िया रेणु जी, अच्छा है आपका शहर, बढ़िया है। और आपके बहाने मुझे पानीपत की यादें ताज़ा होगी। इसका मतलब आपने ये जो समस्या गिनाई है, ये तो तब भी थी जब मैं यहाँ रहता था जी। तो इसका मतलब पानीपत कुछ ज़्यादा बदला नहीं, इवन वर्स्ट और हुआ है। वर्स्ट हो गया। दूसरा एक और चीज़ है, पानीपत जो अगर आप बाहर से देखेंगे तो मतलब पानीपत इज़ डूइंग वेल। पानीपत ग्रामीण में आते हैं आप? हाँ जी, हाँ। अच्छा। मेरी विधानसभा पानीपत ग्रामीण है। पर जो ये शहर है ना, ये मेरे हिसाब से, मतलब मेरा देखने का नज़रिया है कि ये राम भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि सरकार में या उसमें किसी का ध्यान नहीं है, विशेष ध्यान नहीं है, जबकि इस जगह को विशेष ध्यान की बहुत ज़रूरत है। यहाँ के नेता बताते हैं कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के। उसका भी रीज़न है, देखिए वही जीटी रोड पे है, एक्सपोजर है, और देखिए इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर है। तो अगर आप काइंड ऑफ बिजनेस में नहीं जा, उस तरीके के बिजनेस में नहीं जा पाते हैं, तो प्रॉपर्टी वाले बिजनेस बहुत सारे लोग चले आते हैं, और वैल्यू तो है प्रॉपर्टी की, यहाँ पे हाई वैल्यू है काफ़ी। तो उसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है, करते हैं। चलो रेणु जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि यूथ, और यूथ में भी जिनके पास विजन है, जिनके पास एक्सपोजर है, जो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल फील्ड में भी आएँ, और इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, करिए, क्योंकि विजन के बिना सब कुछ अधूरा है। हर 5 साल में 90 एमएलए चुने जाते हैं, और उनमें से 50 का हर 5 साल बाद कुछ पता नहीं होता कहाँ चले गए। तो बेहतर ये होगा कि आप उन 50 में शामिल ना हों अगर पॉलिटिक्स में आएँ तो, और आप कुछ करिए। मैं चाहूँगा कि आप पानीपत ग्रामीण को कुछ बदलें, और हरियाणा के डेवलपमेंट में कुछ आपको जीवन मौका दे, तो आप कुछ काम करिए। और बहुत अच्छा आपके फाउंडेशन के काम तो मैं लगातार देख रहा हूँ, और ऐसा संयोग बना कि मैं उसमें कभी पहुँच नहीं पाया। नहीं, मैंने तो आपको 2-3 बार हमने आपने मौका दिया, पर मैं नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं पहुँच पाया। पर ये बहुत अच्छा है कि आप पॉलिटिकली थॉट्स रखते हो और आपको मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। देखिए, इस संगठन को लेके भी अपने यहाँ जैसे 2 लोग, ये मैं मानती हूँ विचारधारा में, जो हर एक व्यक्ति के दिल में जिनके लिए जगह है, भगत सिंह सबके रोल मॉडल हैं। हम आँख खोलते हैं तब तो भगत सिंह के नाम से परिचय होता है हमारा, और सर छोटूराम का तो चल मुझे बड़ा होकर पता चला, पर भगत सिंह का तो लगभग हर कोई फैन है यहाँ पे। बिल्कुल। और आपने भगत सिंह फाउंडेशन का इस नाम से, इनके नाम से बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर आपने शहीद भगत सिंह फाउंडेशन को जिंदा, मतलब उसकी फील्ड में एक्टिविटी दिखाई देती है, ये अच्छी बात है। देखो, आगे मुझे आपको पता होगा, हमारे कार्यक्रम भी दिल्ली में भी, बड़े कार्यक्रम हमने दिल्ली में किए, पानीपत में किए, छोटे प्रोग्राम्स हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में चलते रहते हैं। इसके अलावा मेरा एक और, मैं आज आपको एक विजन की बात कर रही थी तो वो भी बता दूँ।
शहीद भगत सिंह का नाम और ये संस्था को, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ ही सालों में 2-3 साल जितना जल्दी हो सके मैं पूरा प्रयासरत हूँ उसके लिए कि यूनाइटेड नेशन में भी मैं इसको लेके जाऊँ। अच्छा। हरियाणा की बात, युवाओं की बात और शहीद भगत सिंह के विचारों की बात मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी करूँ, और ये मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। उसमें मैं ऑलरेडी, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ हमारे जानकार भी हैं ऑलरेडी जो वहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे हैं, पेपर्स मैं भेजती रहती हूँ उनको, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये मौका भी हमें मिलने वाला है। बढ़िया है, बहुत शुभकामनाएं रेणु जी आपको। बहुत बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगा और आप आगे बढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा कि अगर रेणुका दान जैसी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आती हैं तो आप लोग उनका इस्तकबाल करेंगे या फिर आप लोग उनको कैसे देखते हैं इस चीज़ को, कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।